हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने चैनल के ऊपर दोबारा से आपके साथ जो हूँ अनकैनी एक्समैन की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। अब ये सीरीज़ जो है हमारे चैनल के ऊपर एक ऑन गोइंग सीरीज़ है, जिसको मैं मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर जब जब हमारी टाइमलाइन के अंदर वो आती है तो मैं शेयर करते रहता हूँ। तो मैं ऑलरेडी इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो इस वाली सीरीज़ को जान सकें कि अब तक पीछे हम क्या देखते आए हैं। तो अभी तक हमारी जो मेन बात है वो ये है कि किस तरीके से अब सारे के सारे एक्समैन एक दूसरे आइलैंड के ऊपर रहते हैं, जिसको ओटोपिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे के सारे म्यूटेंट्स इस वक्त मौजूद हैं और वो अपनी नई दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जब से ये डार्क रेन के इवेंट्स खत्म हुए हैं। तो हमारी जो कहानी शिफ्ट होगी वो बेसिकली यहीं पे होगी। और हमने जो लास्ट टाइम अपने पार्ट्स को छोड़ा था, जहाँ हम देख रहे थे कि एमा फ्रॉस्ट बेसिकली सेबेस्टियन शॉ का काम तमाम करने के लिए अपने साथ किटी प्राइड और वहाँ पे फैंटोमैक्स को ले जा रही होती है। तो ये स्टोरी हमारी वहीं से कंटिन्यू होगी, लेकिन इसी स्टोरी के साथ हमारे पास एक और नई स्टोरी भी आज यहाँ पे कंटिन्यू होगी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरे के पूरे यूटोपिया के ऊपर एक वायरस फैल चुका है और यहाँ पे क्वारंटाइन सिचुएशन लग चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड-19 के होने के बाद सारे के सारे जगहों के ऊपर वहाँ पे क्वारंटीन कर दिया गया था। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर इसी तरह डेली बेसिस के ऊपर मार्वल कॉमिक्स को एक टाइमलाइन के अंदर फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह के ऑसम कंटेंट को डेली बेसिस पर एंजॉय कीजिएगा। और अगर आप हमारी इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को शुरू से फॉलो करना चाहते हैं तो आपको मेरी मास्टर टाइमलाइन एक्सप्लेन वाली वीडियो मिल जाएगी, जिसके डिस्क्रिप्शन में एक पूरा का पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट होगा और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप जो जो एपिसोड देखते रहेंगे तो आपको पूरी टाइमलाइन हमारी समझ में आ जाएगी। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के अब फौरन से अपने आज की इस कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली सेबेस्टियन शॉ और एमा फ्रॉस्ट के साथ ही होती है, जहाँ पे वो बता रही होती है एमा फ्रॉस्ट किस तरीके से कि सेबेस्टियन शॉ को वो इतनी आसानी से मार भी नहीं सकती है और वो जो कुछ भी है आज उसकी वजह से ही है। अगर सेबेस्टियन शॉ होता ही नहीं तो उसको असली पावर के बारे में पता नहीं चलता, और अगर वो ना चलता तो आज वो यहाँ पे नहीं होती जहाँ पे आज वो मौजूद है। यानी कि इस तरह से इन लोग की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रह चुकी है। लेकिन इन दोनों की हिस्ट्री के अंदर बेसिकली नेमोर भी शामिल है, और नेमोर जो है सेबेस्टियन शॉ से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि नेमोर भी एमा को पसंद करता था और सेबेस्टियन भी एमा को पसंद करता था। तो इसलिए दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा टकराव हुआ था और उसके बाद एमा फ्रॉस्ट ने यह बताया था नेमोर को कि वो सेबेस्टियन को मार चुकी है। लेकिन जैसा कि सेबेस्टियन जिंदा है और अब नेमोर क्योंकि ओटोपिया के ऊपर म्यूटेंट के साथ रह रहा है, तो इसके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है एमा के लिए कि अगर नेमोर को यह बात पता चल गई कि एमा ने इतने टाइम से नेमोर से झूठ बोला होता तो नेमोर की खोपड़ी जो है बिल्कुल पठान खोपड़ी है, वो 1 मिनट में उसकी खोपड़ी घूमेगी और वो कुछ से कुछ हो जाएगा। तो अब उनको इसलिए सोचना है कि आखिरकार उनको सेबेस्टियन शॉ के साथ करना है तो क्या करना है, क्योंकि किटी प्राइड उसको जो है मारने तो दे नहीं रही। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि फैंटोमैक्स यहाँ से बोलता है तो हम लोग उसको जान से मारने वाले हैं ना, क्या मैंने ठीक कहा? और उसको मारने के बाद कहीं हम जंगल वंगल के अंदर फेंकने वाले हैं, जिस तरह पुराने ज़मानों में किया जाता था। तुमने इस टीम के अंदर हमें इसलिए रिक्रूट करा है ना ताकि हम तुम्हारी ये करने में मदद कर सकें। लेकिन किटी प्राइड बोलती है द हेल वी आर, हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती फ्रेंच गाय कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारा जो भी ख्याल है वो यहाँ पे आज बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वहीं से किटी बोलती है कि फ्रॉस्ट देखो, मैं इस बात को समझ रही हूँ कि तुमने किस तरीके से पूरे की पूरे मास्टरमाइंड किडनैपिंग करी है, तुमने ब्रिक के अंदर से डेंजर को पागल बना के सीक्रेट प्रिजनर को बाहर निकाल लिया। लेकिन क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि स्कॉट हम दोनों के बारे में जब पूछेगा कि फैंटोमैक्स और किटी प्राइड को तुम कहाँ लेकर गई थी तो तुम्हारे उसके पास क्या जवाब होगा? इसी तरह हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट अगले पल बताती है स्कॉट डार्लिंग, मैं किटी प्राइड को और उस फ्रेंचमैन को अपने साथ लेके जा रही हूँ ग्लोबल शॉपिंग के ऊपर। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करी, मुझे नहीं पता कि मुझे कितना टाइम लगेगा वापसी आने में। तो स्कॉट बोलता है क्या तुम क्या करने जा रही हो? तो कहती है कि शॉपिंग, तुम जानते हो ना कि लड़कियों को ये करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और पिछले दिनों हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी रहे और मुझे अपने ऊपर फोकस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। तो मैंने सोचा कि शायद थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए अगर, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। और वैसे भी ये एक तरह की थेरेपी होती है हम लड़कियों के लिए, क्या तुम्हें पता नहीं है? तो स्कॉट बोलता है कि देखो यार, तुम्हारी बातों में मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, ये कंप्लीटली रिडिकुलस साउंड कर रही हैं। तो वहीं से एमा बोलती है कि अब जो है वो तो है डार्लिंग, अब तुम्हें मेरी बात को तो सुनना ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि एमा बताती है कि तुम लोगों को परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। स्कॉट को मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। बिसाइड्स हम लोग मुश्किल से 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के लिए जाने वाले हैं और इन 2 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से एक म्यूटेंट के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बताती है मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या हुआ है, मैं सुबह सुबह उठी और मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे बुखार हो गया है और ज़ुकाम भी हो रखा है, मेरा गला बहुत बुरी तरीके से जल रहा था और मैं एक वक्त में ठंडा भी फील कर रही थी और गर्म भी फील कर रही थी। तुम जानते हो ना इस तरह की फीलिंग, जब कभी कभार तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है तुम्हें महसूस होता है। तो मैं फ़ौरन से एक ड्रग स्टोर चले गए और मैंने वहाँ से जाके जो कुछ भी मौजूद था वो खरीदने की कोशिश करी। लेकिन उसके बाद मैंने इस पूरी की पूरी बीमारी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करा और मैंने अपनी दवाइयाँ वगैरह लेके क्लास अटेंड करने का फैसला करा। लेकिन उसके बाद अचानक मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई और मैं बिल्कुल भी अपने आप के अंदर फील नहीं कर रही थी। मैं आधी क्लास छोड़कर वापसी आ गई और उसके बाद मैंने अपने आप को बिस्तर के अंदर धकेल दिया और ऐसा लग रहा था कि मैं अब दोबारा उठने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन अचानक मुझे पूरी की पूरी खांसी शुरू हो गई और वो जब शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
और हम देखते हैं कि बेसिकली जब वो खांस रहे होते हैं जोर जोर से तो उसके मुंह से खून आना शुरू हो चुका होता है और ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन काफी ज्यादा खतरनाक है। उसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर कविता राव उसको बेसिकली एग्जामिन कर रही होती हैं और वो पूछता है तो डॉक्टर बताइए कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो कहते हैं कि वेल अनोल, तुम्हारे लिए कहना काफी ज्यादा मुश्किल है इस वक्त यहाँ पे चल क्या रहा है। ऑन माइक्रो लेवल ये कुछ खतरनाक किस्म की बीमारी है, लेकिन मैं आसान लफ्जों में यही कहना चाहूंगी कि तुम्हें एक खतरनाक किस्म का फ्लू और आई गेस नमूनिया हुआ है। लेकिन वहीं से दूसरी डॉक्टर आती है और कहती हैं कि यहाँ पे अगर इसको देखा जाए गौर करके तो कुछ ऐसा देखने में आ रहा है कि ये जो पूरी की पूरी बीमारी हुई एक तरह की पेंडेमिक सिचुएशन ले सकती है। स्कॉट, हमारे प्राइमरी टेस्ट जो आए हैं उन्होंने बताया कि इस पूरी की पूरी बीमारी के अंदर HXN1 के जो है स्ट्रेन्स पाए गए हैं। ये वही सेम स्ट्रेन है जो कि वुल्वरीन ने इससे फेस किया था जब वो सबलाइम कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के अंदर उनसे मुकाबला करने के लिए गया था। तो स्कॉट बोलता है कि देखो इस वक्त अगर हमारे इस पूरे के पूरे आइलैंड के ऊपर एक खतरनाक किस्म का आउटब्रेक हो जाए इस तरह की बीमारी का तो ये हमारे लिए एक डिजास्टर साबित होगा। और अगर ये बीमारी म्यूटेंट से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिशन होना शुरू हो गई तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा इशू होगा। हमें तुरंत जो इस वक्त इस आइलैंड को सील करना होगा। उटोपिया को फौरन जो है क्वारंटाइन के अंदर किया जाता है जब तक हम इस बात को फिगर आउट ना कर लें कि ये क्या बीमारी और हमें इसको किस तरह से हराना है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से एक तरह के बार के अंदर शिफ्ट होते हैं सैन फ्रांसिस्को के अंदर ही, जहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्थ स्टार और डेजलर जो है वो बेसिकली यहाँ पे इस बार के अंदर वगैरह घूम रहे होते हैं। लेकिन तभी उनको तुरंत जो है स्कॉट की तरफ से कॉल आती है कि बेसिकली पूरे के पूरे आइलैंड के ऊपर उन लोगों ने जो है एक तरह का क्वारंटाइन लगा दिया है, यानी कि अब ना ही वहाँ पे कोई अंदर जाएगा और ना ही कोई बाहर आ पाएगा। तो इसी तरह नॉर्थ स्टार बताता है डेजलर को कि किस तरीके से खतरनाक किस्म के एक म्यूटेंट फ्लू जो है उसका पूरा का पूरा आउटब्रेक हो चुका है हमारे आइलैंड के ऊपर और इसलिए उन लोगों ने जगह को बंद कर दी। इसका मतलब तुम जानती हो ना कि हम लोग यहाँ पे फंस के रहने वाले ना जाने कितने दिनों के लिए। तो वैसे डेजलर बोलते कि चलो इसमें इतना भी बुरा मानने वाली कोई बात है नहीं। इसका मतलब यही है कि अब जो है इतने दिनों के लिए जब तक हम वहाँ से वो लोग नहीं आते हैं, इसका मतलब ये कि हम लोग यहाँ पे होने वाले अकलौते एक्समैन हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ से चाइना टाउन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी यहाँ पे हिसाब किताब कर रहा होता है और उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो कि बेसिकली उससे यहाँ से जो भत्ता मांगने के लिए आया है, यानी कि बोले तो हफ्ता समझते हो ना, हफ्ता तुम लोग, तो वो मांगने के लिए आया होता है। लेकिन वो बूढ़ा वो आदमी जो होता है पहले तो उससे काफ़ी तरह चालाकी से बात करने की कोशिश करता है और बोलता है कि देखो मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता हूँ, ये हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि उस आदमी के पास कुछ सुपर पावर्स मौजूद होती है और अपना हाथ चमकाता है। तो ये देख के बुड्ढा बोलता है कि भाई तुम सारे के सारे ले लो, मुझे कोई ट्रबल नहीं चाहिए यहाँ पे। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी तरह का सुपर पावर्ड बीइंग है जो कि दरअसल एक की बजाय अपने 5-5 रूप कर लेता है और वहीं से कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे के सारे बिजनेस में से आधा हिस्सा चाहिए और द कलेक्टिव इस बारे में पूछ नहीं रहा था तुमसे, बल्कि ये उसका ऑर्डर है। तो वहीं से वो कहता है कि यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से काम नहीं करती हैं। जब ब्लैक ड्रैगन को इस बारे में पता चलेगा तो वो बिल्कुल भी इसको सुन के खुश नहीं होने वाला है। तो वहीं से वो मुस्कुराता और कहता है कि अच्छा उसको पता चलेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद उसको अपने मुंह से बताओ और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे आके तलाश करे। और अगले पल हम देखते हैं कि वो बेसिकली उसकी पूरी की पूरी दुकान के अंदर तोड़ फोड़ करना शुरू करता है और कहता है कि द ब्लैक ड्रैगन, तुम लोगों को अपने ऊपर शर्म नहीं आती है कि किस तरीके से तुम लोग इस सोसाइटी के अंदर अपनी जो इंसल्ट करवा रहे हो। तुम लोगों को तो यहाँ पे ऊपर उठना चाहिए, लेकिन तुम लोग दूसरों के आसरों में बैठे रहते हो और दूसरों को पैसा दे रहे होते हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसको किस नाम से बुलाते हो, ब्लैक ड्रैगन या फिर वुल्वरीन के नाम से क्यों नहीं। इस वक्त वो यहाँ पे मौजूद नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे जितने चाहूँ पैसे ले सकता हूँ और वो यहाँ पे रोकने के लिए नहीं आने वाला है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये सारे के सारे लोग जो यहाँ पे वुल्वरीन की प्रोटेक्शन के अंदर हैं, लेकिन अब जैसे कि वुल्वरीन यहाँ पे मौजूद नहीं है तो ये नया आदमी आके यहाँ का नया गुंडा बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं से वो आदमी बोलता है कि नहीं प्लीज़ मुझे जान से मत मारो, मेरे बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि आई एम श्योर कि वो भी बड़े होकर तुम्हारे जैसे एक ग्लोरियस वर्कर बनेंगे एक ना एक दिन जरूर। और इसी तरह हम लोग यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के अंदर वर्थिंगटन इंडस्ट्रीज के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एंजल यहाँ पे मौजूद होता है और वो यहाँ पे एक लेडी के साथ सारी की सारी एक मीटिंग को हेल्ड किया हुआ है जहाँ पे वो बेसिकली इसी बात की प्रेस के अंदर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि किस तरीके से यूटोपिया के ऊपर एक खतरनाक किस्म का वायरस पाया गया है जिसको नाम दिया है HXN1 वायरस। और वो जो है सारे के सारे म्यूटेंट्स को उस वक्त बीमार कर रहा है जिस वजह से पूरे के पूरे आइलैंड के ऊपर एक जो है पेंडेमिक सिचुएशन हो गई है और उसको क्वारंटीन कर दिया गया है। तो मिस्टर वॉरेन, क्या आप इसके आगे से कुछ बताना चाहेंगे? तो वहीं से वॉरेन यही बातें बताता है कि किस तरीके से सारे के सारे प्रोफेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको आयरन के ऊपर भेज दिए गए इस चीज़ का हल निकालने के लिए। और अभी के लिए हमारे पास कोई ऐसे खतरनाक किस्म के केसेस नहीं आए हैं और ना ही अभी तक कोई फैटलिटीज़ हुई हैं, यानी कि अभी तक कोई मरा नहीं है। और हमने यहाँ के आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह उन सबको इस बारे में रिपोर्ट दे दी है कि किस तरह का वायरस घूम रहा है, तो वो लोग इसके लिए प्रिपेयर रहें पहले से। तो वहीं से वो लेडी बोलती है क्या आप में से यहाँ पे किसी को कोई सवाल करना है इस हवाले से तो आप लोग कर सकते हैं। तो एक आदमी बोलता है क्या एक्समैन ये बात कहने के लिए तैयार हैं कि म्यूटेंट्स इस वक्त जो है वो इंसानों को बीमार करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं से अगले पल वॉरेन को गुस्सा आता है और वो कहता है म्यूटेंट्स भी वो असली आदमी ही हैं, क्या तुम इस तरह की बकवास करना बंद करोगे। तो हम देखते हैं कि बेसिकली अब लोगों के दिल में ये सारा का सारा शक आना शुरू हो चुका है कि ये जो म्यूटेंट वाली बीमारी है, यानी कि जो म्यूटेंट्स को लगी है, हो सकता है कि म्यूटेंट्स को इंसानों को लगना शुरू हो जाए। और आप जानते हैं कि इंसान और म्यूटेंट्स का रिलेशन कॉमिक्स के अंदर किस तरीके का होता है, उनको तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है म्यूटेंट्स को बदनाम करने का, और वो बहाना उनको यहाँ मिल गया कि किस तरीके से बीमारी म्यूटेंट से शुरू हुई है। तो ये देख के स्कॉट टीवी के अंदर देख रहा होता है और कहता है कि ओ गॉड ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगले पल एमा उससे बात करने के लिए आती है टेलीपैथिकली और कहती है कि चीज़ें कितनी बुरी चल रही हैं। तो स्कॉट बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं।
मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापसी लौट कर मत आना। तो वहीं से एमा बोलती क्या तुम बकवास कर रहे हो, तुम इस वक्त एक फुल ऑन क्राइसिस मूड के अंदर हो और मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। तो उसी तरह स्कॉट बोलता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ एमा कि तुम्हें मेरी कितनी परवाह है, लेकिन इस वक्त हमने इस पूरे के पूरे आइलैंड के ऊपर एक क्वारंटीन लगा दिया है, ना ही कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। हो सकता है कि तुम यहाँ पे आओ तो तुम भी एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओ और बाहर होकर तुम हमारी ज़्यादा मदद कर सको। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली एमा बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही है, उसको वापसी जाना तो नहीं है लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि उसको स्कॉट की बहुत ज़्यादा परवाह है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे इस बात से अग्री कर जाती है और कहती है कि तुम दोनों की अब परेशानी खत्म हो गई होगी, क्योंकि अब हम वैसे भी बहुत जल्द जो है इस आइलैंड के ऊपर वापसी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उस आइलैंड को बंद कर दिया गया है किसी भी बिजनेस के लिए। तो लगता है ऐसा कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम आ गया है, इतनी देर में हम इसको मार सकें। ओ आई एम सॉरी, मेरा मारने से वो मतलब नहीं था। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से सबलाइम के हेडक्वार्टर्स के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। अब आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता चलूँ कि बेसिकली सबलाइम कॉर्पोरेशन वही कॉर्पोरेशन है जो कि खतरनाक किस्म के प्रीडेटर्स को बनाई थी, जिसने यूटोपिया के ऊपर आके हमला किया था। यानी कि ये खुद तो एक म्यूटेंट है लेकिन ये म्यूटेंट्स के खिलाफ उनको मारने की कोशिश करता रहता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सबलाइम का हेड होता है वो कहता है वेल आज का दिन ऐसा है कि आज के दिन एक्समैन होना कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ आज अच्छा काम करने वाले हैं। तो बताओ कि हमारे सारे के सारे डोज तैयार हो चुके हैं। तो वहीं से उसके लोग कहते हैं कि सर बिल्कुल, हमने सारे के सारे डोज को तैयार कर दिया है और हमारे टेस्ट सब्जेक्ट भी बिल्कुल तैयार हैं जो कि इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं से वो बोलता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मुझे फ़ौरन मेरे अपने नए एक्समैन से मिलाओ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली कमरे के अंदर कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पे एक तरह के टेस्ट सब्जेक्ट्स बने हुए हैं। और वहीं से सबलाइम बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत मुबारक हो, आप पांचों लोगों को चूज़ किया गया है फाइनल टेस्ट सब्जेक्ट्स बनने के लिए सबलाइम कॉर्पोरेशन के, और आज के बाद ये दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। हमने इस पूरे के पूरे टेस्ट के लिए तकरीबन 2000 लोगों को चुना था, जिसमें से आप 5 को जो है फाइनलाइज किया गया है। हिस्ट्री जब पीछे मुड़ के देखेगी तो आप लोगों को इस तरीके से देखेगी जिस तरीके से आप वो पहले और मर्द औरत हैं जो कि स्पेस के अंदर गए हैं। आप इस पूरी की पूरी फील्ड के अंदर पायनियर्स कहलाने वाले हैं। आप वो पहले ह्यूमंस होने वाले हैं जिन्होंने चूज़ करा है एक सुपीरियर बनने के लिए। आप वो ह्यूमन होने वाले जिनको एवोल्यूशन के नए स्टेप के ऊपर ले जाया जा रहा है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये सब आज इस सबलाइम कॉर्पोरेशन के अंदर होगा, बिलीव इट और नॉट। आज के बाद कोई भी म्यूटेंट नहीं बल्कि सिर्फ आम लोग ही होने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे उन लोगों ने इस तरह के डोसेज तैयार करे हैं कि जिसके जरिए वो लोग आम इंसानों को जो है वो म्यूटेंट्स की पावर्स देने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब वो इतने ज़्यादा जो है काबिल हो चुके हैं कि वो म्यूटेंट्स की पावर्स को कॉपी करके इंसानों को दे रहे हैं इस डोज के जरिए, जिसके जरिए वो जिसकी चाहे पावर्स को ले सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सारे के सारे लोग एक एक करके उन पावर्स को अपने अंदर इनहेल करते हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि जो पहली लड़की होती है उसका फेवरेट जो होता है वो एंजल होता है। तो जैसे ही वो डोज लेती है तो अचानक से उसके पर निकल आते हैं और वो एंजल की तरह लग जाती है। एक को हम देखते हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा बॉडी बिल्डर टाइप का हो जाता है, यानी बीस्ट की तरह। इसमें से एक जो होता है वो साइक्लॉप की तरह उसकी आंखें ग्लो करने लग जाती हैं, एक जीन ग्रे की तरह बन जाती है टेलीकिनेटिक, और एक जो है आइसमैन की तरह यानी बॉबी की तरह बन जाता है। तो वैसे सबलाइम बोलता है तो ये है वो चीज़ जिसके ऊपर आपने सारा का सारा अपना पैसा खर्च किया है। तो बताइए कि अब और कौन जो है सुपर हीरो बनना चाहता है। और उसी तरह कविता और राव बोलती हैं कि यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आ रही हैं। जितनी तेज़ी से ये वायरस फैलते जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़, और हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी तेज़ी से ये फैलेगा। इस वक्त हमारे पास जो पूरी की पूरी कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आई है और एक्स क्लब जो है इस पूरे के पूरे वायरस के स्ट्रेन के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी जो हमारे पास सिचुएशन है उसको देखते हुए हमारे पास अभी सिर्फ एक ही गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि 72 आवर्स गुजर चुके इस पूरे के पूरे आउटब्रेक को, लेकिन अभी तक हमारे पास ह्यूमंस के अंदर इस पूरे की पूरी चीज़ के 0 केसेस हैं। मतलब ये है कि ये चीज़ जो है इंसानों के अंदर अभी तक नहीं फैली है। लेकिन ये हमारी पूरी की पूरी गुड न्यूज़ यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि अगर हम इस पूरे के पूरे वायरस की बात करें तो इसकी जो सबसे बड़े सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि ये इंसान को कमज़ोर तो करता ही है, उसको नज़ला ज़ुकाम बुखार तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा एक तरह के पावर डैम्पर का काम कर रहा है। यानी कि म्यूटेंट जो है वो अपनी पावर्स को खोते जा रहे हैं इस पूरे के पूरे वायरस की वजह से, और उनको साथ साथ सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पे जो उनकी पावर्स जो उनसे खींची जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींची जा रही हैं। मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो बॉबी ड्रेक जो कि आइसमैन है, उसके पास अब इतनी भी पावर नहीं बची है कि वो बेसिकली एक पानी के गिलास को ठंडा तक कर सके। और अगर हम अपने बिग गन्स की बात करें तो ये उनमें से वर्स्ट नहीं बल्कि इससे भी और भी ज़्यादा वर्स्ट हैं। तो साइक्लोप बोलता है कि क्या मतलब ये वर्स्ट नहीं है, तो उसके अलावा और कौन है जो कि इससे भी ज़्यादा वर्स्ट है। और अगले बार हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं वुल्वरीन के पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब हुई है वो बेसिकली वुल्वरीन की हुई है। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे वही आदमी मौजूद होता है कलेक्टिव, और कुछ लोगों से बात कर रहा होता है और कहता है ब्लैक ड्रैगन जो है वो मर चुका है, और अगर वो नहीं भी मरा है तो मैं उसको वेलकम करता हूँ कि वो यहाँ पे आके चैलेंज करे और अपने आप का यहाँ पे जोर दिखाने की कोशिश करे। लेकिन जब तक वो यहाँ पे नहीं है, यांग, लेन, काओ, हान एंड पेंग, ये सारे के सारे लोग अब इस बात पर अग्री करते हैं कि जैसा कि अब ब्लैक ड्रैगन यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो एब्सेंट है यहाँ से, तो अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी सारी के सारी ग्लोरीज को एक रेवोल्यूशन की तरफ लेके जाएं। हम इन सारे के सारे लोगों को याद दिलाएं कि हम लोग कौन हैं। हम लोग कभी भी इनके नीचे दब के नहीं रहने वाले, हमें किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है।
और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये खतरनाक किस्म का जो कलेक्टिव आदमी है, इसने उन सारे के सारे लोगों को जो इसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे थे, सबके सर काट के इस शेल्फ के अंदर लगा दिए हैं। और कहता है कि कॉमरेड्स, अब वक्त आ चुका है कि हम इनको बता दें कि आखिरकार इस कंट्री के अंदर हम लोग क्यों आए थे, और इस कंट्री के अंदर हम अपने उसी पुराने तरीकों को इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं। अब मैं तुम लोग को ऑफर करता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ शामिल हो जाओ, ताकि तुम लोग मेरे साथ मिलके आगे बढ़ सको। तुम लोग जो हो बहुत ज़्यादा गलत राह पे निकल चले थे, तुम सब अपने अपने लिए काम कर रहे थे, जबकि तुम सबको मिलके एक साथ एक दूसरे के लिए सोचना चाहिए था। अब वक्त आ चुका है कि हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा। अब वक्त आ चुका है कि हम सब मिलके मजबूत होंगे। कॉमरेड्स, तो कौन कौन है मेरे साथ, क्योंकि ये रेवोल्यूशन यहाँ पे आ चुकी है। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये कलेक्टिव सारे के सारे लोगों को अपने गैंग के अंदर शामिल करके एक मजबूत गैंग बनाना चाहता है। और वहीं से हम देखते हैं कि एंजल यहाँ पे मौजूद होता है कुछ एक्समैन के साथ, जो कि इस वक्त सैन फ्रांसिस्को के अंदर मौजूद थे, जो आइलैंड पे नहीं जा सकते हैं। और कहता है कि अब हम लोग सारे के सारे लोग इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे हैं कि यहाँ पे इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं, अब वो जो है बेसिकली सैन फ्रांसिस्को के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हम ही जो है वो डी फैक्टो एक्समैन टीम है, और वो इस वक्त हम ही हैं और हमारे अलावा कोई नहीं है। हम लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद रहेंगे और अपने पीआर को अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे और सड़कों के ऊपर जाके पेट्रोल्स करेंगे। तो वहीं से पिक्सी बोलती है कि लोग हमें देख के डर जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे अंदर इस वक्त एक तरह का वायरस फैला हुआ है। तो वहीं से एंजल बोलता है कि चलो फिर तुम्हारे पास और भी ज़्यादा अच्छा मौका है कि हम इन लोगों के सामने आके खड़े हों और इस बात को प्रूव करें कि उनको हमसे कोई खतरा नहीं है। अब देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे हमारी इस पूरी की पूरी टीम की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कोई शक है, लेकिन अगर हमें एक टीम बनानी है तो उसके अंदर हमें कम से कम एक बिग गन को तो रखना ही होगा ना, नो ऑफेंस। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वो बेसिकली यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि स्टॉर्म को अपनी इस टीम के अंदर बुलाते हैं। और स्टॉर्म बोलती है कि हेलो एवरीवन, देखो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई प्रॉमिस। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली कुछ लोग जो हैं गुंडे एक बैंक की गाड़ी के ऊपर अटैक करके उसको लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। और न्यूज़ के अंदर बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ लोग आ चुके हैं और हमें इमीडिएट बैकअप की ज़रूरत है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक एक आदमी उनके सामने आके खड़ा होता है और एक ज़बरदस्त तरह की लेज़र बीम को मार के उस पूरे के पूरे ट्रक को उड़ा देता है। और हम देखते हैं कि दरअसल ये हमारे एक्समैन नहीं बल्कि वो एक्समैन है जो कि सबलाइम कॉर्पोरेशन ने बनाए हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि एक साइक्लॉप की तरह, एक जीन गे की तरह, एक आइसमैन की तरह, एक बीस्ट की तरह और एक आर्क एंजल की तरह हमें नजर आ रहा है। अब ये लोग हम देखते हैं कि बेसिकली नए एक्समैन बन के यहाँ पे शहर के अंदर इनको बचाने की कोशिश कर रही हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि सबलाइम ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि शो टाइम। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली सबलाइम ने यहाँ पे इन एक्समैन को बनाया है, क्योंकि वो जानता है कि सारे के सारे एक्समैन इस वक्त आइलैंड के ऊपर फंस चुके हैं। उसके पास यही मौका है अपने नई एक्समैन की टीम को इंट्रोड्यूस करवाने का और लोगों के दिल में जगह बनाने का। टू बी कंटिन्यूड।